गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लेने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मैकेनिज्म वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हेडिंग है एप्लीकेशन मीन्स यूजेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लें, एकदम सटीक तरीके से हम करना चाहेंगे। यूजेज का मतलब यही है कि एग्ज़ाम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या काम आने वाला है। तो देखेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे लिए होंगे इस पर। जो हम पढ़ कर आए हैं वो भी हम देखना अभी एक्सप्लेन करेंगे। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पढ़ा था, तो एक तो ये वापस आ गया। वहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड यूज़ किया था ना। तो नंबर 1 लिख दो, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। हिंदी में बोल रहा हूँ अब। कार्बोनाइन, कार्बोरेनाइन और मुक्त मूलकों की स्थायित्व निर्धारण में कार्बोरेनाइन, कार्बोनाइन और मुक्त मूलकों की स्थायित्व के निर्धारण में हेडिंग लगा दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल। कार्बोनाइन, कार्बोनाइन इन सब की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी थी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लेकर, याद कर लो। कार्बोनाइन किसको कहता है? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोरेनाइन कब कहता है? जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो। और ये फ्री रेडिकल कब कहा? जब इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो। एक बार के लिए जिनके लिए नया है वो एक बार दोबारा सोच कर पढ़ लें कि 3 कैटेगरी होती हैं केमिस्ट्री में। कोई नई बात नहीं है, अभी सीख लेंगे तो तुरंत सीख ली जाएगी। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मैं पहले नहीं पढ़ चुका, अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी का मतलब अभी। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोनियम कह दिया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को तो कार्बोरेनाइन कह दिया, कार्बन पर जब फ्री रेडिकल हो तो फ्री रेडिकल कह दिया, मुक्त मूलक कह दिया। क्लियर? अब हम अपने इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ शामिल करना चाह रहे हैं। तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो पढ़ ही लिया था। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बताया था मैंने? वही बात थी। ये देखो, ये बात हम पढ़ चुके हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। आज हम कुछ नया स्पेशल देखना चाह रहे हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला एग्जाम्पल हमने पहले कोट कर लिया, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना ज़रा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ कि एक तो मेरे पास ये है, R लगा हुआ है, ठीक, और मैं इसका स्टेबिलिटी इससे कंपेयर कर रहा हूँ। देखना, एक लगा हुआ है, ये X लगा हुआ है, और इन दोनों की तुलना करना चाह रहा हूँ, दिस वर्सेस दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। एक पर ये है पॉजिटिव, इस पर भी है पॉजिटिव, इस पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो X है ये हमारा कौन सा टाइप का है? याद करो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है। तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और ये कैसा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो दोनों का एप्लीकेशन क्या हुआ, रोल क्या हुआ? इसका ही तो रोल हुआ। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। याद करो भाई, ऐसा जवाब उल्टे मत दो, काउंट करें जरा। कहीं नहीं बैठे, नए स्टूडेंट बैठे तो उनको ज़रूरत है भाई, इनको देखना ज़रा। एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के लिए समझा रहा हूँ मैं। दूसरा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन और, तीसरा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन और। अब टोटलिंग होगी। अरे तुम्हारे लिए था
6 हो गए। यहाँ पर भी ऐसा ही, कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल हैं क्या? नहीं है। तो दोनों ही स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इनमें से स्टेबल कौन है? बड़ा अजीब सी बात। अच्छा क्वेश्चन बन गया, लेकिन मैं कह दूं ये कोई 4 जन है, डफर हैं, और फिर क्वेश्चन करूं कि इनमें से इंटेलिजेंट कौन है, तो ये थोड़ी कहोगे कोई भी नहीं है, क्योंकि सर आपने डफर कहा था। अरे इनमें से कौन इंटेलिजेंट है, पूछ तो सकते हैं, क्वेश्चन तो बन नहीं सकता। तो ये दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही अनस्टेबल हैं, लेकिन फिर भी स्टेबल कौन है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है यहाँ। ये देने वाला समूह है, देगा तो कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए भाई? 8 चाहिए, 8 चाहिए ना। तो ये देगा तो कुछ ना कुछ संभावना हुई ना 6 से बढ़ने की। दिया तो इसका मतलब 6 से कुछ ना कुछ बढ़े, और यहां तो ले लिया उल्टा, तो 6 से भी गए। तो संभावना 8 होने की किस में मानी जाएगी? इसमें। कौन बता रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा है। किसकी वजह से? वजह ही तो उपयोगिता है कि तुम्हारा क्या उपयोग हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, यही मेरा उपयोग है कि मैं ही तो बता रहा हूं कि इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चांस हैं, तो ये स्टेबल होने के चांस अधिक हैं। यहां पर स्टेबल नहीं हो गए, तो क्या लिखा? एडिंग टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ, यस, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन, इनकी स्टेबिलिटी को समझने में इसका रोल है। ये सबको समझ में आ गया क्या? ये हमने पढ़ भी रखा था, इसलिए थोड़ा सा आसान भी पड़ा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ रहा है, लिखा नहीं है कईयों ने, तो लिखा ही नहीं, कई लोग परवाह ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, परवाह नहीं कर रहे। और जब तक कि परवाह नहीं करते तब तक हमें कोई चीज़ नहीं आई, आज तक ही नहीं आई। आपको मोटरसाइकिल आती है? क्यों आती है? एक दिन बड़ा इंटरेस्ट आया था चलाने में, और फिर चोरी छुपके भी ले गए थे, पापा को पता भी नहीं लगने दिया कब मैं निकल जाऊं। तो कब आई वो मोटरसाइकिल, कब आई? अरे चलानी कब आई? जब चोरी छिपके भी कई बार मारी है पीछे से, और कई बार दोस्तों से भी कहा 2 मिनट दे दे यार, तब आप परफेक्ट हुए हो। और नहीं तो इन लड़कियों से पूछो, इनको आती है मोटरसाइकिल? एक आध को आती है अभी। तो देखा, मैं भी यही चाह रहा था कि एक आध तभी आई है तब उनका खुद का इंटरेस्ट हुआ। हालांकि मान लिया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा कि चोरी चुपके लगी होगी, लेकिन इंटरेस्ट तो दिखाया होगा, पापा सिखा दो, कोई ना कोई पीछे लगा होगा, है ना, खुद भी लगे होंगे। तो यही है, बस खुद लगे। खुद जब तक नहीं सोचेंगे कोई चीज़ नहीं आई, हमें आज तक नहीं आएगी, है ना। तो यही बात हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेकर और फिर और आगे इसको पूरा करना चाहूँ। देखो दोनों ही हैं एग्जाम्पल, 2 वर्सेस का मतलब तुलना कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बनाने में मुझे सेंटेंस लिखना पड़ा, मैंने क्या कहा, सेंटेंस से बचा करो। दिस वर्सेस दिस, क्या? स्टेबिलिटी, हम तुलना कर रहे हैं स्टेबिलिटी। क्वेश्चन अपना आप ही बन गया, कौन स्टेबल है। जरा देखें, एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ। इस बार जिन्होंने जवाब ढंग से दिया मैं समझूंगा कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो ढूंढना चाह रहा हूँ कौन है। देखो ये का ये है, पॉजिटिव चार्ज है, वही के वो बने हुए हैं, और यहाँ पर मैंने तुलना कर ली कौन स्टेबल है, नीचे वाला। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि प्लस आई। देखो काफ़ी बच्चों ने जवाब दिया, इसका मतलब अटेंटिव तो हैं। मैं तो सोच रहा हूँ फालतू बोले जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा खुश हुआ हूँ मैं। हाँ, लगा कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो यूँ ही वीडियो बनाता रहूँगा, क्या फ़ायदा। आगे समझ में क्लियर? ये नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब हम एक शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पता है? कार्बोनाइन का स्थायित्व डिपेंड करता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। कार्बोनाइन उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे
जितना पॉजिटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट हो, तो समानुपाती का चिन्ह लगाकर लिखा था ना, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट, लिख दिया, ऐसा लिख चुके हम। जितना पॉजिटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये शॉर्ट ट्रिक आपको लिख लेनी चाहिए, सेंटेंस में नहीं, शॉर्ट में। जैसा ये लो, शॉर्ट में डैश 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 तो मत लिखना, कभी तुम भी इतने शॉर्ट कर दो। क्या लिखा है? कार्बोनाइन का स्थायित्व समानुपाती। इतनी बात हमने एप्लीकेशन में सीख ली। और नेगेटिव के उल्टा होगा, नेगेटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट होंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा। बात समझ आ रही है क्या? एकदम समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात करके चलते हैं, वो इन्हीं पर डिपेंड करेगा। ये कौन सा ग्रुप है भाई? NO2, जिसमें डबल बॉन्ड है। अरे इन चार को छोड़, चार को पहचान लो बस। चार को पहचाना, चार याद करना ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा याद करना ज़्यादा है? चार बहुत है, चार आया और बाकी हमने नेगेटिव कह दिया, तो पॉजिटिव ढूंढ लो बस। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, वो लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही हम नेगेटिव में पढ़ लेंगे, ऐसे हम फ्री रेडिकल में पढ़ लेंगे। वो आपको एक बार के लिए बता भी दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ये ले रहा हूँ, बस लास्ट और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे अपन। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सबको आता है, सबको आता है। और हेडिंग क्या लगाया? टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में लिख लो, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के निर्धारण में कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के निर्धारण में कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन आता है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी बात करते हैं, देखो चलो एक बार देखना जरा, मन लगाना जरा एक बार, बहुत जरूरी है मन लगाना। इधर देखो एक बार, मन जरूर लगाओ एक बार। इधर देखो, एक एसिड, दो एसिड, तीन एसिड हैं, और मैंने पूछा इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, या अम्लता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, COOH फॉर्मूला मैंने स्ट्रक्चर वाइज बना दिया है, 10th क्लास में ही पढ़ते थे, इसलिए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि मुझे तो समझ में नहीं आया। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता ही है, नहीं पता तो आज ने बता दिया। 10th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज तो पढ़ लिया। ये रहा कार्बोक्सिल अम्ल, ये रहा ग्रुप, ये रहा। अब मुझे ये बताओ कि अम्ल क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स। जो H डोनेट करें, एक डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन थी और मैंने तीनों बता दी थी, बस आज मैं एक ही बता रहा हूँ बस। अम्ल वो होते हैं जो H डोनेट करें, तो H है कि नहीं है? है। H है कि नहीं है? है। H है कि नहीं है? है। H निकल सकता है, निकल सकता है, यस। H किस रूप के रूप में निकला? पॉजिटिव रूप में। और क्या कहते हैं? H दाता, H पॉजिटिव डोनर एसिड कहलाते हैं। कौन एसिड कहलाते हैं? जो H पॉजिटिव दान करें। किसने बताया ये? आर्रेनियस ने। कभी मेरा नाम ले दो, कौन साइंटिस्ट थे? आर्रेनियस। मेरा नाम मत लिख देना, नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है।
आरएनए साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस को ऐसे डिफाइन किया, एस दाता और OH दाता। OH डोनर भी है, वो बेस है। यहां पर एक बात सुनो, ये OH भी तो है सर, फंस गए थे हम तो OH दाता क्यों नहीं कहा? बेस कह लो सर फिर। ऐसे तो यार हम भी लगाना जानते सब, ऐसे तो यार हम भी लगा देंगे। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, कर तो रहे नहीं हो लेकिन कर रहे हो, मान लो कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों है, कार्बोक्सिलिक क्षार क्यों नहीं है? क्यों अम्ल के पीछे लग गए, अम्ल अम्ल अम्ल? तो एक बार तो आंसर ये निकल कर आता है कि H दाता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, क्यों OH दाता क्यों नहीं है? तो कोई ये कह सकता है कि OH नहीं है, OH नहीं है, ये कह सकता क्या? जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, आप घबराओ मत, मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। ये लो, अरे मैंने क्या कहा कि समझाते समझाते कहाँ चले जाते हैं अपन, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। केमिस्ट्री सीखने चले जाते हैं, केमिस्ट्री सीखने जाते हैं। ये NaOH को रट्टा मारकर हमने क्या रखा था, क्षार, और वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये OH दान करता है, क्योंकि हमने कहना मान रखा है कि OH दान करता है, किताब में लिखा था और एक सर ने भी बताया था। और मैं आकर ये पूछ रहा हूँ कि इसमें H नहीं है क्या? H दान क्यों नहीं करता? बात समझना, मेरी तरफ आ जाना, मेरी तरफ आ जाना, मतलब मेरी बात को मानना। ये OH दान करता है तो H क्यों नहीं करता? और ये H दान करता है, OH क्यों नहीं करता? ये अजीब सी बात। तो यहां पर भी केमिस्ट्री है, और उस केमिस्ट्री को सोच लेना, समझ लेना, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कहलाती है, ताकि कभी दिक्कत नहीं आए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसका टूटना है, इसका टूटना या इसका टूटना डिपेंड करता है। जो बॉन्ड वीक होता है वो टूटता है और वहीं से टूटता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? NaO। तो ये बॉन्ड कौन सा टूटता है? बॉन्ड कब टूटता है, कैसे टूटता है? ये बॉन्ड फ्यूजन में हालांकि पढ़ा था हमने, लेकिन आज मैं फिर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूँ, कौन सा बॉन्ड टूटता है? नहीं कौन यार, तुम तो रट्टा मारने वाली बात आ गई। पाई बॉन्ड तो है क्या यहाँ? ऐसी बातें मत करो यार, पाई है ही नहीं, तुमने वो कहते पाई बॉन्ड टूटता था, है वो भी। तो कौन सा बॉन्ड टूटता है मैं ये पूछ रहा हूँ, एक जनरल से बात कर रहा हूँ। चलो कोई दो जन है, ये रहे दो जने, A और A और B। बताओ कौन सा टूटेगा? हमें क्या पता सर? आंसर इज हमें क्या पता। क्यों नहीं पता? कौन सा टूटेगा? A और B। सोचा था यार, क्यों? क्योंकि इनकी नेचर डिफरेंट है। अरे कोई दो जने हैं, अच्छी खासी दोस्ती है उनके बीच में, कब तक चलेगी? और किसकी चलेगी? जब दोनों की नेचर सेम हो। दोनों की नेचर सेम हो तो फ्रेंडशिप चलेगी। आपस में आकर पास पास में बैठे क्योंकि नेचर सेम है। और टूटते वक्त टाइम कब नहीं लगेगा? जब नेचर डिफरेंट हो। और नेचर केमिस्ट्री में क्या कहलाती है? वापस समझ लो। अरे कौन सा बॉन्ड टूटता है? जब नेचर डिफरेंट हो, तो वो पक्का टूटेगा। वो कह रहा नहीं हो, वो कह रहा नहीं हो, नेचर डिफरेंट हो ही ना। और दोनों एक जैसे, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये A और A एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो नेचर एक जैसे होनी ही है।
ये ए और बी एक जैसे नहीं है, तो ये 100% बॉन्ड टूटेगा। तो क्या ये एक जैसे हैं? नहीं, यहाँ से भी टूट सकता है। क्या ये एक जैसा है? नहीं, यहाँ से भी टूट सकता है। अब बात तो ये आएगी, जितनी नेचर डिफरेंट ज़्यादा होगी, जितना दोनों में अंतर ज़्यादा होगा वो पहले टूटेगा। और अंतर यहाँ पर किस चीज़ में देख रहे हैं? देख मैंने कितना जोर लगाए बैठा हूँ और कई पीछे सुन ही नहीं रहे। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जिसमें अंतर ज़्यादा हो। और अंतर हम किस चीज़ का देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये दो शब्द हमने सीख रखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ये तो पॉजिटिव है हमेशा और ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो दोनों एक जैसे हैं क्या ये? तो यहाँ से 100% टूटेगा ये। कभी कार्बन पर तुमने पॉजिटिव देखा? वैसे जनरल रूप से पॉजिटिव देखा? क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव श्रेणी में आता है? टेबल में मैंने सिखाया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? पॉजिटिव वाले, और राइट हैंड साइड में कौन है? नेगेटिव वाले। याद करो, पहला ग्रुप है लीना की रब से फरियाद वाला, है लीना की रब से फरियाद, सारे पॉजिटिव लिए बैठे हैं। उसमें कार्बन आया क्या? तो कार्बन सामान्यतः पॉजिटिव नहीं दिखता, वैसे तो दिखाया था हमने, अपना आप पॉजिटिव नहीं बनता। और ये वो है जो अपना आप पॉजिटिव बनता है। H पॉजिटिव बनता है क्या? यस, H भी उसी में, तो ये भी पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आने के चांस किस पर है? इस पर है। तो इसमें यहाँ से बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर बॉन्ड। अब आप वही बात आ जाओ, OH क्यों नहीं टूटा? OH होते भी OH से अलग क्यों नहीं हुआ सर? हमें तो यही तो चीज़ समझनी थी, बेसिक केमिस्ट्री ये है, नहीं तो मैं आगे बढ़ लेता। ये सिखाना ही जरूरी है। यहाँ पर OH क्यों नहीं अलग हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये C के साथ जुड़ा है O, और C के साथ O। C तो फर्स्ट ग्रुप में है ही नहीं। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? H जरूर है, या Na था, है लीना, तो H कौन सा है फर्स्ट ग्रुप में? तो पॉजिटिव कौन बना? ये बना, और ये बना नेगेटिव। तो क्या ये पॉजिटिव है जो यहां से टूटे? तो कौन टूटा यहाँ? और यहां पर जल्दी कौन टूटा? क्या H टूट सकता है? टूट जाता है वो कभी कभार, लेकिन ज्यादा कौन से टूटेंगे? OH, NO। अलग ज्यादा कौन हुआ? OH। यहाँ डिनाई नहीं कर रहा कि H नहीं निकलेंगे, कभी कभार निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा निकलेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। तो इसलिए वो क्या, ये OH डोनर, क्या ये क्षार, ये OH डोनर क्यों नहीं है? समझ में आ गया क्या? होते हुए भी नहीं है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे ये एसिड है, बेस नहीं है। इसलिए हम ये क्या कहेंगे? बेस है, एसिड नहीं है। होना कोई जरूरी नहीं है। एक बात और भी, एक गलतफहमी निकाल दो। कई बार हम सोचते हैं OH किसी यौगिक में, किसी मॉलिक्यूल में, जवाब देना जल्दी से जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। किसी यौगिक में, किसी मॉलिक्यूल में यदि OH है तो क्या वो क्षार होगा? OH है तो क्या वो क्षार होगा? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। इसमें OH है कि नहीं है? क्या वो बेस हो जरूरी है क्या? फिर अरे H2O में भी OH है, तो क्षार पी रहे हो क्या तुम डेली? H भी है, एसिड पी रहे हो क्या? तो नहीं ये क्षार है, नहीं ये अम्ल है। आसानी से नहीं टूटते, और यहाँ ये टूट गया है। अब टूटने के रीज़न हम ढूंढना चाह रहे हैं। एक रीज़न तो हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव है, एक रीज़न और पढ़ना चाह रहे हैं, एक रीज़न और पढ़ना चाह रहे हैं H2O से अलग तुलना करके। तो बात क्लियर हुई क्या? पहले तो आप ये डेफिनेशन में क्लियर करना चाह रहे थे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, और कैसे वो अम्ल कहलाएंगे, कैसे वो H डोनेट करेंगे, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये क्लियर हुई कि नहीं ये बात?